वेलकम ऑल। चलिए हम अपना अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005। देखिए, जब हमें इलस्ट्रेशन में दिया है एच लिमिटेड, एच मीन्स होल्डिंग हियर एंड एस मीन्स सब्सिडरी। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको होल्डिंग के बैलेंसेस बताए हैं और यहाँ पर आपको सब्सिडरी के बैलेंसेस बताए हैं। तो हम बैलेंस शीट देखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल होल्डिंग की है और सब्सिडरी की है। देन रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है होल्डिंग के 2 लाख और सब्सिडरी के हैं 1 लाख। टोटल है फिर बैलेंस शीट का एक साइड का। देन एसेट्स आर गिवन। एसेट्स में बताया है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें है इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, और वो होल्डिंग के कितने बताए हैं 3 लाख। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट की जो होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, उसने कहाँ इन्वेस्ट किया है, सब्सिडरी के 100% शेयर्स को परचेज करके। सब्सिडरी के जितने भी शेयर्स हैं, कितने के शेयर्स हैं 3 लाख के। तो 3 लाख के ही शेयर्स पूरे के पूरे, मतलब होली ओन्ड जिसे आप कहते हैं या फुली ओन्ड कंपनी। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को फुली ओन किया है, उसके 100% शेयर्स खरीदे हैं, जो कि उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है और वो कितने में है 3 लाख में, यानी कि 3 लाख के शेयर्स उसने 3 लाख में ही खरीदे हैं। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना दिया है 3 लाख। देन करंट और नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स गिवन है, एच लिमिटेड की 4 लाख है और सब्सिडरी की भी 4 लाख है। एंड दिस टोटल इज 7 लाख, दिस इज 4 लाख, तो दोनों साइड्स का टोटल सेम है। ठीक है, इसका 7 लाख हो गया एच लिमिटेड का और 4 लाख हो गया सब्सिडरी का। देन प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005। तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। कंसोलिडेटेड का मतलब है किसकी बैलेंस शीट बनेगी, एच लिमिटेड की बनेगी, क्योंकि एच जो होल्डिंग कंपनी है उसी ने कंसोलिडेट करना है, उसी ने सारी इंफॉर्मेशन जो कि सब्सिडरीज की, जो उसकी सब्सिडरीज है, जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, उन सब की उस सारी सब्सिडरीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, यानी कि कंसोलिडेट करके अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड करना है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं अमाउंट पेड। तो इन्वेस्टमेंट जब उसने की तो कितना अमाउंट पे किया है, यहाँ पर 3 लाख। 3 लाख दिए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, और कितने शेयर्स खरीदने के लिए, 3 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो अमाउंट पेड इज रुपीज 3 लाख एंड अमाउंट ड्यू देना कितना था, 3 लाख ही थे कैपिटल के, तो पेमेंट उतनी ही की है जितना ड्यू था। तो बैलेंस क्या आया है, नील आया है। तो यहाँ पर कोई भी गुडविल का या कैपिटल रिजर्व का बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाएंगे 31 मार्च 2005 में। वो कैसे बनेगी, अगेन इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर हेयर। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड आप देखिए किसका रह गया, होल्डिंग का ही लिखना है हमने। सब्सिडरी का तो क्या हो गया, ये सब्सिडरी की जो शेयर कैपिटल थी वो इसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, तो ये चली गई। अब शेयर कैपिटल कितनी है होल्डिंग में, 1 लाख। रिजर्व इसके 1 लाख है। ठीक है, सब्सिडरी के कोई नहीं है, अगर सब्सिडरी के होते तो उसका भी ट्रीटमेंट होता, बट सब्सिडरी के कोई भी रिजर्व्स जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है। देन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स, होल्डिंग के और सब्सिडरी के दोनों क्रेडिटर्स। जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को होल्ड कर लिया तो दोनों के क्रेडिटर्स ज्वाइन हो जाएंगे, 2 लाख प्लस 3 लाख। तो होल्डिंग के पास कितने क्रेडिटर्स हो गए, 3 लाख के। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, और एसेट्स टोटल दोनों की कंबाइन हो जाएंगी, 4 लाख प्लस 4 लाख, दिस इज 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट जब कंसोलिडेटेड बनेगी तो ये होल्डिंग की शेयर कैपिटल आ गई रुपीज 4 लाख, रिजर्व्स ये होल्डिंग के ही थे 1 लाख, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिए थे, क्रेडिटर्स दोनों के कंबाइन हो गए, क्योंकि होल्डिंग ने जब सब्सिडरी को ऑन किया था उसके क्रेडिटर्स भी होल्डिंग अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी। तो टोटल क्रेडिटर्स हो गए 3 लाख। तो एक साइड का जो टोटल है बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, दैट इज रुपीज 8 लाख। देन द सेकेंड साइड इज एसेट साइड। एसेट में करंट और नॉन करंट एसेट्स में कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट के साथ वो कैपिटल कैंसिल हो गया।
देन सेंट्री एसेट्स, एसेट्स कितनी थी, दोनों की कंबाइन हो गई 4 लाख एंड 4 लाख, दिस इज रुपीज 8 लाख। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 लाख की कैपिटल है और इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बैलेंस आएगा अमाउंट में, इस अमाउंट में और इस अमाउंट में अगर कोई डिफरेंस है, यानी कि बैलेंस आएगा, वो बैलेंस या तो हम एसेट साइड में लिखेंगे या फिर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो वो बैलेंस कहाँ पर आएगा, एसेट साइड में आएगा या लायबिलिटी साइड में आएगा, वो डिपेंड करता है कि वो बैलेंस हमारा कैपिटल रिजर्व आया है या हमारा गुडविल आया है। तो ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। यहाँ पर बैलेंस नील है तो कुछ भी नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है कि एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी जो है वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी और उस बैलेंस शीट के अंदर अपनी सब्सिडरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को कैसे इंक्लूड करके शो करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो बात की थी कैपिटल रिजर्व और गुडविल की, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है गुडविल आया है या कैपिटल रिजर्व आया है। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में भी बताया था कि एक परचेज कंसिडरेशन होता है और एक अमाउंट ड्यू होता है। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जब एक होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को परचेज किया, तो परचेज करने के लिए अमाउंट पे किया। ठीक है, जिसे हम अमाउंट पेड भी कहते हैं। सो परचेज कंसिडरेशन इज आल्सो नोन एज द अमाउंट पेड। ठीक है, तो अमाउंट पेड इफ इट इज मोर देन अमाउंट ड्यू, अगर वो ड्यू अमाउंट से ज्यादा है तो बैलेंस क्या आएगा, गुडविल आएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है और जितना अमाउंट के शेयर्स खरीदे हैं उससे ज्यादा का अमाउंट वो पे कर रही है, तो ज्यादा का क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट किस चीज का है, गुडविल का है, तो बैलेंस इज द गुडविल। और गुडविल हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो गुडविल अगर एसेट है, बैलेंस हमारा गुडविल आया है, तो गुडविल को हम कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इट विल बी शोन ऑन द साइड ऑफ एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, if purchase consideration is less than amount due means amount paid जो है वो amount due से कम है, कम दिया है। तो इसका क्या मतलब है, अगर होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसने जितना अमाउंट देना था उससे कम दे रही है, तो इसका मतलब अपने पैसे बचाए उसने। ठीक है, जो पैसा बचाया वो उसका प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट किस नेचर का हुआ, कैपिटल नेचर का। और जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम कहाँ शो करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। और ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट क्यों है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट इसलिए है बिकॉज दिस इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। ये नॉन रेकरिंग नेचर है, मीन्स ये हमेशा नहीं होता, हमेशा इसकी अकरेंस नहीं होती। कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि हमेशा नहीं होगा, किसी बिजनेस का एक कॉमन फीचर नहीं होगा, तो ऐसे प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट। और नॉन रेकरिंग प्रॉफिट बेसिकली क्या होते हैं, हमारे कैपिटल प्रॉफिट। जैसे किसी एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ, तो वो बिजनेस का मेन टाइप का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, एंड ऑल द कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिटन अंडर कैपिटल रिजर्व। इसी तरीके से यहाँ पर अगर अमाउंट पेड अमाउंट ड्यू से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब कि कंपनी ने जब दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदा तो जितना अमाउंट देना था उससे कम दिया है, कम दिया है, इसका मतलब अपने पैसे सेव किए हैं। और जो पैसे सेव किए हैं दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, एंड कैपिटल प्रॉफिट इज रिटन अंडर कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व अगर बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व बैलेंस हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में हमारा जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होता है अंडर द हेडिंग रिजर्व्स। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व्स का हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, उसके अंडर कैपिटल रिजर्व शो किया जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन में या तो आपके पास गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। लेकिन ये कैसे आएगा, you have to compare two things, one is the purchase consideration and second is the amount due, या जिसे आप कह सकते हैं amount paid and amount due. If amount paid is more than the amount due, the balance is goodwill. If the amount paid is less than the amount due, is the capital reserve. ठीक है,
तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको समझ आ जाएगा तो ये भी चीज़ समझनी आसान है, यही इसमें बताया है, लेकिन ये आपको और क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन 2। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2005। अगेन एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड मीन्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी। शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख, रिजर्व्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आर गिवन, then asset में investment in 100% of shares of S Limited 3,20,000 के की होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के 100% शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन कितने के खरीदे हैं? 3,20,000 के। कैपिटल कितने की थी? 3 लाख की। शेयर्स थे 3 लाख के और खरीदे हैं 3,20,000 में। तो दिस इज परचेज कंसिडरेशन, या जिसे आप कहते हैं अमाउंट पेड। अमाउंट पेड कितना है? 3,20,000 और ड्यू कितना था? 3 लाख। ठीक है, तो बैलेंस क्या आ गया? 20,000। तो 20,000 ज्यादा पे किए हैं, परचेज कंसिडरेशन 20,000 ज्यादा है। वो किस चीज का है? ज्यादा किस चीज का पे किया है? दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, और गुडविल का जो बैलेंस आया है दिस विल बी शोन अंडर द हेडिंग एसेट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं अभी। फिर एसेट्स आर गिवन 3,80,000 एंड 4 लाख। तो ये आपको होल्डिंग की और सब्सिडरी दोनों की बैलेंस शीट गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, वही जो अभी मैंने आपको बताया था। अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया है? 3,20,000 एंड अमाउंट ड्यू 3 लाख। तो बैलेंस क्या आ गया? 20,000। दिस इज द बैलेंस गुडविल, ये अंडरलाइन किया है। और ये जो गुडविल आया है ये हम इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? यहाँ एसेट साइड में। ठीक है, एसेट साइड में गुडविल में आ गया कितना? 20,000। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। इसमें हमने फिर सबसे पहले क्या लिखा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। शेयर कैपिटल अब किसकी है हमारे पास? एच की है। इसका, एस का, और ये इसका जो इन्वेस्टमेंट था दोनों को कंपेयर करके बैलेंस तो गुडविल आ गया था, वो हमने लिख दिया, बाकी कैंसिल हो गया। तो होल्डिंग की कैपिटल आ गई 4 लाख, रिजर्व्स आ जाएंगे 1 लाख, क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट तो वहां से कैंसिल हो गई, बैलेंस लिख लिया गुडविल, और एसेट्स भी कंबाइन हो जाएगी 3,80,000 एंड 4 लाख। तो देखिए ये आ गया कैपिटल 4 लाख की, रिजर्व्स 1 लाख, क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए 3 लाख के, 8 लाख इज द टोटल। और एसेट साइड में गुडविल हमारा बैलेंस आया था 20,000 का, और हमारी एसेट्स कंबाइन हो गई होल्डिंग की भी और सब्सिडरी की भी, दिस इज 7,80,000, टोटल इज 8 लाख। तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है सेम है। और अगर हमारी बैलेंस शीट का टोटल सेम आ जाता है इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वेरिफिकेशन है क्वेश्चन की। अगर आपका टोटल सेम आ रहा है बोथ साइड का, तो आपने क्वेश्चन सही किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है illustration 3. The following is the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2005. शेयर कैपिटल 4 लाख 3 लाख, रिजर्व्स दिए हैं, क्रेडिटर्स हैं, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, फिर वही एस लिमिटेड के 100% शेयर खरीदे हैं, लेकिन कितने में? 2,80,000 में। तो अमाउंट पेड या परचेज कंसिडरेशन कितना है? 2,80,000 का, और कैपिटल कितने की थी? 3 लाख की। तो 3 लाख रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन कितने में? 2,80,000 में। तो 20,000 कम पे किए हैं, जो 20,000 कम पे किए हैं तो अपने 20,000 रुपए बचा लिए होल्डिंग ने। तो होल्डिंग ने जो अपने 20,000 रुपए बचाए हैं वो होल्डिंग कंपनी का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को हम कहाँ पर लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अंडर द हेडिंग रिजर्व। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अमाउंट पेड 2,80,000 और ड्यू कितना था? 3 लाख का। ठीक है, कम पे किया है, कम पे किया है, प्रॉफिट हुआ 20,000 का, और वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर मींस कैपिटल रिजर्व। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने यहाँ पर ये अंडरलाइन करके आपको दिखाया है, कैपिटल रिजर्व कहाँ लिखते हैं? रिजर्व के अंडर कैपिटल रिजर्व 20,000 का। ठीक है, शेयर कैपिटल होल्डिंग की 4 लाख है, उसके रिजर्व्स 4 लाख हैं, क्रेडिटर्स दोनों कंपनी के ज्वाइन हो गए, और इधर दोनों की एसेट्स ज्वाइन हो गई
कंबाइन हो गई, तो टोटल आ गया 8,20,000, इसका भी 8,20,000। तो अब वही बात है कि आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी तक जो हमने पहले इलस्ट्रेशन की हैं उसमें ये था कि होल्डिंग कंपनी ने 100% शेयर्स को ओन किया है, ठीक है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि होल्डिंग कंपनी 100% ही ओन करे, हो सकता है कि वो 100% से कम शेयर्स को खरीदे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पार्टली ओन्ड कंपनी। तो पार्टली ओन्ड कंपनी में क्या होता है, होल्डिंग कंपनी बनने के लिए 50% से ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे। तो 50% से ज़्यादा और 100% से अगर कम शेयर्स खरीदे हैं तो वो हो जाता है पार्टली ओन्ड कंपनी, ठीक है, कि कुछ हिस्सा ओन किया है। तो उसमें क्या आता है कि होल्डिंग कंपनी ने जितना हिस्सा ओन किया है, मान लीजिए 80%, ठीक है, 80% शेयर्स होल्डिंग ने खरीद लिए, तो बाकी के जो 20% रह गए, वो 20% जो हिस्सा रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि दो चीजें हैं, एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी जो है मतलब बड़ा हिस्सा जो है वो होल्डिंग के पास है, 80% एग्जाम्पल, और जो कम रह गया, माइनर में रह गया, माइनॉरिटी में रह गया, वो है 20%। तो उसे हम कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ये भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, the amount of this minority interest is shown on the liability side of the balance sheet between the share capital and the reserves and surplus, ठीक है। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वहां पर जब इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग आता है शेयर कैपिटल का और उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ठीक है। तो इन दोनों हेडिंग्स के बीच में मतलब कैपिटल के बाद और रिजर्व एंड सरप्लस से पहले आपने क्या शो करना होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा कि जितना इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, उसने जितना सब्सिडरी कंपनी में उसका बचा है, जैसे 20% अभी आपको बताया मैंने एग्जांपल, रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम अभी करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, आपको और क्लियर होगा। बट अभी आप ये देखिए कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको समझ आ गया। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ये वही है जो अभी हम कर चुके हैं इसको लास्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ये सब है, ठीक है, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है। जब भी हम होल्डिंग और सब्सिडरी की बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझने वाली है, वहाँ पर दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ठीक है। जैसे टर्म से क्लियर है, प्री एक्विजिशन कौन से होते हैं, एक्विजिशन से पहले, ठीक है, कि जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया तो सब्सिडरी कंपनी के अंदर कुछ प्रॉफिट्स होंगे पहले से ही। तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती है तो वो उसके शेयर कैपिटल लेने के साथ साथ उसके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को भी एक्वायर करती है, ठीक है। तो जब उसने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी लिए, प्री मतलब कि एक्विजिशन से पहले वाले, तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप डेट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन को अंडरलाइन करेंगे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन को अंडरलाइन करेंगे ताकि उस डेट से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस डेट से पहले वाले प्री हैं और उस डेट के बाद वाले सब क्या है, पोस्ट है। तो प्री एक्विजिशन जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ओन करती है तो वो उसके शेयर्स खरीदने के साथ साथ उसके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को भी परचेज करती है, ठीक है। तो वो जो उसने प्रॉफिट्स लिए हैं वो उसको वैसे ही मिल गए, उसने वो अर्न नहीं किए, ठीक है, उसको बाय द वे ही मिल गए क्योंकि उसने सब्सिडरी को ओन किया था उस कंडीशन में। तो जो प्रॉफिट के लिए उसने कोई काम नहीं किया उसको सिर्फ इसलिए मिल गए क्योंकि उसने सब्सिडरी को परचेज किया है, तो वो
प्रॉफिट तो है, बट वो प्रॉफिट किस नेचर के हैं? कैपिटल नेचर के। और इस तरह के प्रॉफिट को क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, या जिसे हम कैपिटल रिजर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि एक्विजिशन से पहले वाले हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल प्रॉफिट्स या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एक सेकेंड आता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से होते हैं? एक्विजिशन के बाद वाले, जो कि एक्विजिशन के बाद कंपनी ने अर्न किए हैं। अब जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ओन कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो एक्वायर करने के बाद जितने भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे वो होल्डिंग कंपनी के अपने ही प्रॉफिट हुए, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी इज नाउ द पार्ट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अगर वो होल्डिंग कंपनी का ही हिस्सा है और होल्डिंग कंपनी ने देखा कि ये उसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो वो उसके अपने हैं। और जो कोई कंपनी अपने प्रॉफिट अर्न करती है, वो प्रॉफिट किस नेचर के होते हैं? रिवेन्यू नेचर के, और उसे हम कहते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट्स या रिवेन्यू रिजर्व। ठीक है, तो रिवेन्यू प्रॉफिट्स या रिवेन्यू रिजर्व हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग दिखाया जाता है, वहां पर ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रेवेन्यू प्रॉफिट्स शो किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ पार्टली ओन्ड कंपनी, अगर पार्टली ओन्ड कंपनी है, ठीक है, कि कुछ हिस्सा होल्डिंग के पास है और कुछ हिस्सा माइनॉरिटी के पास है। ठीक है, कुछ हिस्से का मतलब है इट इज मोर देन 50 बट लेस देन 100। क्लियर? तो यहाँ पर दो केस होंगे, एक होगा होल्डिंग कंपनी और एक होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर हमेशा तीन चीजों का डिवीजन होता है। ठीक है, सबसे पहले किस चीज का डिवीजन होगा? शेयर कैपिटल का। किसमें? वो परसेंटेज में जिस परसेंटेज में एक तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ओन किया है और बाकी बचा हुआ माइनॉरिटी के पास। ठीक है, तो डिवीजन किसका है? सबसे पहले शेयर कैपिटल का, दूसरा होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, और तीसरा होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का। तो जितने भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमेशा तीन चीजों का ही डिवीजन होगा, शेयर कैपिटल का, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का परसेंटेज होल्डिंग को कितना मिलेगा? जितना होल्डिंग ने होल्ड किया है। जैसे अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं 80 और 20, तो परसेंटेज 80% एंड 20%। 80% ऑफ शेयर कैपिटल होल्डिंग के पास है और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, सब्सिडरी के पास जो प्रॉफिट्स थे, जो कि होल्डिंग को भी मिले हैं एक्विजिशन से पहले वाले जितने भी प्रॉफिट्स थे, तो होल्डिंग कंपनी को कितने मिलेंगे उन प्रॉफिट्स में से? जितना उसने ओन किया है, कितना ओन किया है? 80%। तो 80% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स मिलेंगे होल्डिंग को, और 20% किसके पास जाएंगे? माइनॉरिटी के पास। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये प्री एक्विजिशन था, अब यहाँ पे होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। जब एक्वायर किया तो यहाँ पे उसने क्या दिया? परचेज कंसिडरेशन। जब परचेज कंसिडरेशन दिया तो परचेज कंसिडरेशन इज कंपेयर्ड विद दिस, कि कितना का कैपिटल लिया और कितने रिजर्व्स लिए। कैपिटल और रिजर्व्स का जितना टोटल है मींस अमाउंट ड्यू एंड द अमाउंट पेड, उसको कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस क्या आएगा? आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, गुडविल आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो ये हम कहाँ पर शो करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। क्लियर? तो शेयर कैपिटल परसेंटेज माइनॉरिटी की, फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दोनों का टोटल किया। दिस टोटल मीन्स द अमाउंट ड्यू, दिस इज कंपेयर्ड विद अमाउंट पेड परचेज कंसिडरेशन, और ये हमारे पास उसका बैलेंस आएगा। ठीक है, थर्ड आता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिजर्व। ये बताया ना, प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज रिवेन्यू रिजर्व। तो ये जो रिवेन्यू रिजर्व है ये होल्डिंग के अपने ही है, क्योंकि एक्वायर करने के बाद सब्सिडरी इज द पार्ट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो उसके अपने हैं। तो जहां पर वो अपने प्रॉफिट्स को लिखती है वहीं पर वो
ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिवेन्यू रिजर्व्स को भी लिखेगी। ठीक है, ये कहाँ लिखा जाता है, रिवेन्यू रिजर्व कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वहां पे ये रिवेन्यू रिजर्व आएगा। तो रिवेन्यू रिजर्व का कितना हिस्सा होल्डिंग को मिलेगा, 80%। परसेंटेज कितना है, 80। ठीक है, एग्जाम्पल में कर रहे हैं। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना मिलेगा, 20। तो पोस्ट एक्विजिशन का भी हमने डिवीजन कर दिया 80 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीन चीजों का डिवीजन हो गया, शेयर कैपिटल का, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का, 80 और 20 की रेशियो में। इट कैन बी 75 25 70 30। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दोनों का टोटल करके कंपैरिजन करके ये बैलेंस आ गया, रिवेन्यू रिजर्व एज इट इज लिखा जाएगा। और यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल प्लस परसेंटेज ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इन तीनों का टोटल करेंगे और ये जो तीनों का टोटल आएगा, दिस इज द टोटल ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये हमारा टोटल क्या बनेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के बाद और रिजर्व्स एंड सरप्लस से पहले। ठीक है, तो वहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये शो किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में अभी आपको बताया था मैंने 80-20, तो 20% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस 20% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस 20% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तीनों को ऐड किया। सो द टोटल इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड दिस माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी शोन in the consolidated balance sheet under the heading equity and liability। ठीक है, तो कहाँ करेंगे अभी देखते हैं हम ये क्वेश्चन में। दिस इज illustration 4। The following is the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2005। शेयर कैपिटल बताया है 4 लाख एंड 3 लाख, रिजर्व्स हैं, देन करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स भी दिए हैं, टोटल एसेट साइड है, फिर नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 70% शेयर खरीदे हैं, 70% का मतलब है पार्टली ओन, यानी कि इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी होगा। तो इसके 70% खरीदे हैं, कितने की शेयर कैपिटल थी, 3 लाख की। 3 लाख का 70% कितना हो गया, 3 लाख इंटू 70/100 कितना हो गया, 2,10,000। तो 2,10,000 शेयर्स खरीदे हैं और कितने के खरीदे हैं, 2,10,000 के ही खरीदे हैं। तो इसका मतलब बैलेंस तो कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें कि शेयर कैपिटल खरीदी है 70% की, कितनी कितनी थी 70%, 2,10,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके लिए कितना अमाउंट पे किया है, 2,10,000। 2,10,000 की शेयर कैपिटल ली है और परचेज कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन एज 2,10,000। तो बैलेंस ना तो गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा, बैलेंस इज नील। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना मिला है, 30% ऑफ शेयर कैपिटल। 30% ऑफ शेयर कैपिटल कितना हुआ, 2,10,000 अगर होल्डिंग के पास आ गया तो 30% कितना हो गया, 90,000। तो 90,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितनी आ गई, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का डिवीजन हो गया 70 और 30 की रेशियो में, 70% मीन्स 2,10,000 और यहाँ पर आ गया 90,000। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं। अमाउंट पेड 2,10,000 और ड्यू कितना था, 3 लाख का 70% 2,10,000। द बैलेंसेस मीन्स कैपिटल रिजर्व और गुडविल इज नील, तो कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 3 लाख की जो कैपिटल थी 30% मिल रही है, 30% कितना है, 90,000। ठीक है, तो अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बड़ा बहुत ही इजीली बना सकते हैं। शेयर कैपिटल होल्डिंग की 4 लाख दी है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। आपको बताया है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कहाँ लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, शेयर कैपिटल हेडिंग से नीचे और रिजर्व से पहले। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 90,000 का, रिजर्व दिए हैं 1 लाख, करंट लायबिलिटीज टोटल हो गई और एसेट्स, दोनों की एसेट्स कंबाइन हो गई। सो द टोटल शुड बी द सेम। तो आपकी बैलेंस शीट का जो ये टोटल है ये सेम हो गया। क्लियर।
Next is the illustration 5. The following is the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2005. Equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves ये दिए हैं, ठीक है. Creditors are given, assets 2 लाख, और ये फिर आपको बताया है assets बताई हैं. नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 2,30,000. अब 70% होल्डिंग ने खरीदे हैं, तो 3 लाख का 70% कितना हुआ? 2,10,000 के शेयर्स. 2,10,000 के शेयर्स खरीदने के लिए अमाउंट पेड कितना है? 2,30,000. तो 2,10,000 के शेयर्स खरीदे हैं और अमाउंट पे किया है 2,30,000. इसका मतलब ज्यादा अमाउंट पे किया है. कितना ज्यादा किया है? 20,000. दिस एक्सेस अमाउंट इज नोन एज द गुडविल. ठीक है, तो ये अमाउंट कौन सा है? गुडविल का है. ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे. उसके बाद हमारे पास आ गई एसेट्स. दिस एसेट्स आर टोटल. चलिए क्वेश्चन में देखते हैं. अमाउंट पेड इज 2,30,000. टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख. और कितना परचेज किया है? 70%. 70 एंड 30 का रेशियो है. 3 लाख का 70% हो गया 2,10,000 और 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में रह गया, तो कितना हुआ? 90,000. ठीक है, तो 90,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, 2,10,000 का पे किया है 2,30,000. तो ये बैलेंस आपका आ गया गुडविल का. अमाउंट ड्यू कितना था? 2,10,000. सो द बैलेंस इज 20,000. क्लियर. द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी आपको बता दिया. 3 लाख का 30% 90,000. ठीक है, तो ये परसेंटेज, ये शेयर कैपिटल का डिवीजन हो गया. 70% होल्डिंग के पास है और 30% माइनॉरिटी के पास है. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब ये हमारे पास बैलेंस आया है गुडविल, और गुडविल का बैलेंस हमने एसेट साइड में शो किया है. एसेट साइड में कितना आ गया? 20,000 का. ठीक है, ये आ गया. और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारे पास था 90,000 का, और ये हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहाँ शो कर दिया? शेयर कैपिटल से नीचे और रिजर्व से ऊपर. ये यहाँ पर आ गया 90,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अब हम बाकी की इंफॉर्मेशन अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख सकते हैं इजिली. शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल 4 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, रिजर्व्स हमने लिख दिए, क्रेडिटर्स कंबाइन हो गए, और फिर आ गया एसेट. एसेट में एसेट्स कंबाइन हो गई दोनों की. 4,70,000 और 4 लाख आपको दी है ये सब्सिडरी की. ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास गुडविल आया था 20,000. सो द टोटल इज सेम. तो टोटल जो है ये आपका इक्वल होना चाहिए. इफ द बोथ साइड्स आर इक्वल इट मीन्स क्वेश्चन इज राइट. ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहीं तक ये क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में. बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इसमें इम्पॉर्टेंट जो है समझने वाला, याद करने वाला, एक तो आपको ध्यान रखना है परचेज कंसिडरेशन कितना है और अमाउंट ड्यू कितना है. तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा. और फिर आपने देखना है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. ठीक है, और फिर देखना है पार्टली ओन्ड कंपनीज में परसेंटेज कितना है होल्डिंग के पास और सब्सिडरी के पास. और वो जो परसेंटेज है उसमें आपने 3 चीज़ों का डिवीजन करना है: शेयर कैपिटल का, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का. ठीक है, तो यहीं पर अभी हम अपना लेक्चर ओवर करते हैं. थैंक यू सो मच.